बात करूं फॉर्म 3CD, जो कि ये टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है, इनकम टैक्स के अंदर फर्निश करना होता है अंडर सेक्शन 44AB के अंदर। इसके लिए आप रूल 6G सब रूल 2 को भी देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको इस फॉर्म 3CD को डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले बात करें पार्ट ए में। पार्ट ए में आपको डिटेल देनी होती है एसएससी की बेसिक डिटेल, जैसे नेम देना होता है, एसएससी का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका पैन नंबर क्या है। उसके बाद देना होता है क्या एसएससी के ऊपर कोई लाइबिलिटी है पेमेंट की, टैक्स की पेमेंट की, जैसे कि कस्टम ड्यूटी की, एक्साइज की, सर्विस टैक्स की या जीएसटी की। अगर इस तरह की डिटेल है तो उसका जीएसटी नंबर और उस तरह का जो भी ड्यूटी है उसकी डिटेल देनी होगी। फिर स्टेटस देना होगा, यहाँ पे रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है क्या है उसकी डिटेल। प्रीवियस ईयर देना होता है, कौन से प्रीवियस ईयर के लिए ये फॉर्म भरा जा रहा है, ठीक है। और असेसमेंट ईयर देना होता है। उसके बाद यहाँ पे ये बताना होता है अंडर सेक्शन 44AB के अंदर कौन से क्लोज में यहाँ पे आपका ऑडिट किया जा रहा है। उसके बाद बात करें दोस्तों पार्ट बी में देना होता है 9A के अंदर देते हैं सबसे पहले फर्म जो है, फर्म के अंदर जो पार्टनर्स है उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसकी डिटेल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है तो उसकी डिटेल, या मेंबर है तो उसकी डिटेल आपको देनी होती है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देना होता है। और दोस्तों अगर कोई भी चेंजेस होता है पार्टनर्स के अंदर उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी होती है। प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर्स में, मतलब कि प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में पार्टनर पहले कुछ और थे और इस करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर कुछ और थे, तो अगर चेंज हुआ है पार्टनर के अंदर तो आपको उसकी डिटेल यहाँ पे देनी होगी 9B के अंदर। अगला आता है 10A। आपको नेचर ऑफ बिजनेस देना होता है या नेचर ऑफ प्रोफेशन, बिजनेस का नेचर क्या है, बिजनेस के अंदर आप वर्क क्या करते हैं, एक्टिविटी क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस सेक्टर है, क्या है, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी होगी। अगर कोई भी चेंजेस होता है बिजनेस के नेचर में तो 10B में उसकी डिटेल देंगे। उसके बाद देना होता है क्या यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो प्रिस्क्राइब सेक्शन 44AA है उसके हिसाब से है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी होगी। अगर उसके हिसाब से है तो आपको 11A के अंदर लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट जो मेंटेन किया गया है उसकी डिटेल देनी होगी और उसका एड्रेस देना होगा। मतलब कि ए में बात करें जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन है सेक्शन 44AA के हिसाब से तो उसको आपको 11B के अंदर लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डिटेल देंगे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन है, जैसे कि कैश बुक, बैंक बुक, परचेज रजिस्टर, सेल रजिस्टर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, ये सारी चीज़ें। के बाद बात करें दोस्तों 11C में देना होता है लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट जिसका रिलेवेंट डॉक्यूमेंट का एग्जामिन किया गया है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी होती है। उसके बाद बात करें 12 के अंदर यहाँ पे डिटेल देना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि प्रेजेंटिव बेसिस पे लिया गया है। अगर प्रेजेंटिव बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को लिया गया है तो उसके सेक्शन को यहाँ पे डिफाइन करना होगा, सेक्शन 44AD के अंदर लिया गया है या AE के अंदर लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन प्रॉफिट की आपने कैसे करी है, इनमें से कोई भी अगर प्रेजेंटिव बेसिस पे करी है तो सेक्शन को डिफाइन करना होगा। फिर उसके बाद 13 में देना होता है मेथड ऑफ अकाउंटिंग। मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या था, 13B में अगर कोई भी चेंजेस होता है मेथड ऑफ अकाउंटिंग में उसकी डिटेल देनी होगी। 13C में अगर चेंज हुआ है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे देंगे। और दोस्तों D के अंदर कोई भी एडजस्टमेंट की गई है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो प्रोविजन है इनकम कंप्यूटेशन का उसके वजह से तो उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी पड़ेगी। अगर आपका आंसर यस है तो आप यहाँ पे डिटेल देंगे इस टेबल के अंदर। उसके बाद 14 के अंदर बात करें तो 14A में वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक देना होता है कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे किया है आपने, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन क्या मेथड है, और कोई भी डेविएशन है क्लोजिंग स्टॉक के मेथड में तो उसकी डिटेल आपको यहाँ फर्निश करनी होगी। 15 में अगर कोई कैपिटल एसेट्स कन्वर्ट हुआ है स्टॉक इन ट्रेड के अंदर तो उसकी डिटेल देंगे, जैसे कि डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स कितना है, डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, अमाउंट देना होगा जिसपे कैपिटल एसेट्स कन्वर्ट हुआ है स्टॉक इन ट्रेड के अंदर। उसके बाद 16 के अंदर बात करें ऐसा अमाउंट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्रेडिट नहीं हुआ है, जैसे कोई अदर इनकम हो गया या कैपिटल रिसीट्स हो गया या फिर कोई प्रोफॉर्मा क्रेडिट है ड्रॉबैक रिफंड का, ड्यूटी कस्टम ड्यूटी का, एक्साइज ड्यूटी का, सर्विस टैक्स का, तो इस तरह की कोई भी इनकम की डिटेल है आपको देनी पड़ेगी जो आपने पीएनएल के अंदर नहीं लिया है। 16 में ये डिटेल देते हैं। अब हम बात करते हैं 17 के अंदर। 17 के अंदर कोई भी लैंड या बिल्डिंग या दोनों ट्रांसफर किया गया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जो कि कंसीडरेशन वैल्यू से लेस देन है किसी अथॉरिटी के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, अंडर सेक्शन 43CA के अंदर या अंडर सेक्शन 50 के अंदर, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ फर्निश करनी होगी। 18 के अंदर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे अलाउेबल डेप्रिसिएशन की डिटेल देनी होगी कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आपका डेप्रिसिएशन जो अलाउ है वो कितनी है, जैसे डेप्रिसिएशन ऑफ ब्लॉक एसेट्स, ठीक है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से क्या है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। अलाउेबल डेप्रिसिएशन क्या है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देंगे। डेप्रिसिएशन की पूरी डिटेल आपको यहाँ पे इस टेबल के अंदर देनी होती है। उसके बाद
जो एडमिशेबल अमाउंट है अंडर सेक्शन, ये दे सकते हैं, लिस्ट है, इन सभी सेक्शन में से जो एडमिशेबल अमाउंट है उसकी डिटेल देनी होगी। इसमें से कोई अगर एडमिशेबल अमाउंट है तो इस सेक्शन के हिसाब से आप दे सकते हैं। और दोस्तों 20 के अंदर बात करें, कोई भी सम पे किया गया है एम्प्लॉय को एज बोनस के रूप में या कमीशन के रूप में, या उन्होंने सर्विस रेंडर किया है जो कि पेबल है, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। बी के अंदर बात करें तो जो कंट्रीब्यूशन रिसीव किया है आपने एम्प्लॉई से, जो उसने फंड के अंदर कंट्रीब्यूशन दिया है, उसकी डिटेल देनी होगी, जैसे ESI EPF हो गया। उसके बाद आपको उस अमाउंट की डिटेल फर्निश करनी होगी 21 में, जो कि अमाउंट डेबिट किया गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, जो कैपिटल नेचर या पर्सनल या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर नेचर का है, ठीक है। तो उसकी डिटेल आप इस टेबल के अंदर देंगे। उसके बाद दोस्तों बात करें बी में, यहाँ पे जो डिटेल देनी होती है, जो इन एडमिशेबल अमाउंट है अंडर सेक्शन 40A के अंदर, ठीक है, जो कि पेमेंट किया गया है नॉन रेजिडेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे जो टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ है उसकी डिटेल देंगे, ठीक है। उनका TDS डिडक्ट करना बनता है और TDS डिडक्ट नहीं हुआ है तो उसकी डिटेल देंगे, जैसे डेट ऑफ पेमेंट क्या था, अमाउंट ऑफ पेमेंट क्या था, नेचर ऑफ पेमेंट क्या था, नेम और एड्रेस क्या था पेई का। उसके बाद यहाँ पे डिटेल ऑफ पेमेंट की डिटेल देनी होती है, जहाँ पे टैक्स आपका डिडक्ट बना लेकिन पे नहीं किया गया प्रीवियस ईयर के अंदर या सब्सिक्वेंट ईयर के अंदर, बिफोर द एक्सपायरिंग ऑफ टाइम, मतलब जो टाइम है एक्सपायर होने से पहले, जो प्रिस्क्राइब्ड है टाइम लिमिट सेक्शन 200 के अंदर सबसेक्शन 1 के अंदर, ठीक है। तो उसकी डेट ऑफ पेमेंट क्या थी, अमाउंट ऑफ पेमेंट क्या था, नेचर ऑफ पेमेंट क्या था, नेम या एड्रेस क्या है पेई का, अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड कितना है, जो पेमेंट रेफर किया गया इन सबसेक्शन सब क्लोज IA के अंदर, उसकी डिटेल देनी होगी कि डिटेल ऑफ पेमेंट जिसके ऊपर टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ है, तो डेट ऑफ पेमेंट क्या है, अमाउंट ऑफ पेमेंट क्या है, नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, नेम और एड्रेस पेई का क्या है। फिर आपको यहाँ पे डिटेल ऑफ पेमेंट की देनी होगी, जिसके ऊपर टैक्स डिडक्ट किया गया है लेकिन जमा नहीं किया गया है बिफोर द स्पेसिफाइड ड्यू डेट सेक्शन 1 के अंदर, सेक्शन 139 के अंदर। तो उस तरह की डेट ऑफ पेमेंट क्या है, अमाउंट ऑफ पेमेंट क्या है, नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, नेम और एड्रेस पेयर का क्या है, अमाउंट ऑफ डिडक्टेड क्या है। उसके बाद अमाउंट की डिटेल देनी होगी जो डेबिट किया गया है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से एज इंटरेस्ट के रूप में या सैलरी के रूप में या बोनस के रूप में या कमीशन के रूप में या रेम्यूनरेशन, जो कि इनएडमिशेबल है अंडर सेक्शन 40B 40BA, ठीक है, और कंप्यूटेशन में। फिर आपको यहाँ पे डिसअलाउंस की जो डिटेल है वो देनी होगी, जो डीम्ड इनकम के अंदर आता है 40A 3 के अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स या रिलेवेंट डॉक्यूमेंट के ऊपर या एविडेंस के ऊपर, जो कि डिसअलाउ है, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी होगी। बी के अंदर भी ऑन ड बेसिस एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट या एविडेंस का, उसके बेसिस पे, जो कि सेक्शन 40A 3A और रूल 6DD के अंदर मेंशन किया गया है, उसके हिसाब से कोई इस तरह की कोई भी डिटेल है, इस तरह का अमाउंट डीम टू बी प्रॉफिट के रूप में, इस तरह की आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ देना होता है प्रोविजन जो है पेमेंट का ग्रेजुएटी का, जो कि नोट अलाउ है सेक्शन 40A 7 के अंदर। कोई भी सम पे किया गया है SC के द्वारा जो कि अलाउ नहीं है सेक्शन 40A 9 के अंदर, उसकी डिटेल देनी होगी। कोई भी लाइबिलिटी है कंटीजेंट नेचर का, उसकी डिटेल यहाँ पे देनी होगी। कोई भी डिडक्शन जो कि इनएडमिशेबल है सेक्शन 40A के अंदर, तो उसकी डिटेल देनी होगी। उसके बाद 22 के अंदर बात करें, अमाउंट है इंटरेस्ट का जो कि इनएडमिशेबल है सेक्शन 23 का माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट के हिसाब से, तो उसकी डिटेल देनी होगी। उसके बाद यहाँ पे जो पेमेंट्स पे किया गया है अंडर सेक्शन 40A सबसेक्शन 2 क्लोज B के अंदर, उसकी डिटेल यहाँ पे देनी होगी। अमाउंट जो कि प्रॉफिट के रूप में है, डीम टू बी प्रॉफिट है, मतलब ये माना जा रहा है कि ये अमाउंट, इस तरह का अमाउंट जो है प्रॉफिट के रूप में, मतलब डिसअलाउ है, जहाँ पे आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ऐड बैक हो जाता है कंप्यूटेशन में, तो आपकी इनकम बन जाती है अंडर सेक्शन 2AC के अंदर, अंडर सेक्शन 33AB के अंदर, अंडर सेक्शन 33ABA के अंदर, अंडर सेक्शन 33AC के अंदर। कोई भी प्रॉफिट का अमाउंट जो कि चार्जेबल है टैक्स के लिए अंडर सेक्शन 41 कंप्यूटेशन में, तो उस तरह की डिटेल आपको यहाँ पे देनी होगी। इसके बाद दोस्तों कोई भी सम जो कि रेफर है इस क्लोज के अंदर अंडर सेक्शन 43B के अंदर, तो उस तरह की डिटेल आपको यहाँ पे देनी होगी। उसके बाद 27A के अंदर जो अमाउंट है सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल वैल्यूडेड टैक्स का क्रेडिट अवेल किया है और उसके बाद यूटिलाइज किया है, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। उसके बाद 28 के अंदर बात करें, प्रीवियस ईयर के अंदर SSC ने रिसीव किया कोई प्रॉपर्टी शेयर के रूप में कंपनी का, तो इस तरह की डिटेल उसको यहाँ पे देनी पड़ेगी।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर प्रीवियस ईयर के अंदर एसएससी रिसीव करता है कोई भी कंसिडरेशन शेयर को इशू करने की वजह से जो कि एक्सीड है फेयर मार्केटिंग वैल्यू से, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी पड़ेगी। 39A के अंदर बात करें, यहाँ पे वो अमाउंट की डिटेल देनी होगी जो कि इंक्लूड है इनकम चार्जेबल, मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से है, चार्जेबल है इनकम टैक्स के अंदर, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी पड़ेगी। 29B के अंदर भी वही सेम है, कोई भी अमाउंट जो कि इनकम चार्जेबल है अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर, तो उसकी डिटेल यहाँ पे देनी पड़ेगी। टी के अंदर बात करें, डिटेल ऑफ अमाउंट, डिटेल देनी होगी उस अमाउंट की जो कि किया गया है, उधार लिया गया है या हुंडी पे यहाँ पे बोरो किया गया है, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी पड़ेगी। और दोस्तों 30A के अंदर कोई भी प्राइमरी एडजस्टमेंट है सेक्शन 1 के अंदर, तो उसकी डिटेल यहाँ पे इस तरह की डिटेल आपको देनी होगी। उसके बाद बात करें दोस्तों 30B के अंदर, अगर एसएससी ने इनकर्ड किया है कोई भी एक्सपेंडिचर प्रीवियस ईयर के अंदर इंटरेस्ट के रूप में या इसी तरह का सिमिलर नेचर का जो कि एक्सीड होता है 1 करोड़ रुपीज से, 94B सबसेक्शन 1 के अंदर बताया गया है, इस तरह की डिटेल है तो देनी पड़ेगी। अगर आपका आंसर यस होता है तो वहाँ पे आपको डिटेल फर्निश करनी होगी। 30C के अंदर बात करें तो एसएससी, अगर एसएससी ने एंटर किया है इम्पनिशेबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट के अंदर, उस तरह की डिटेल आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। अगर आंसर आपका यस होता है तो यहाँ पे डिटेल फर्निश करनी होगी। 31A के अंदर बात करें तो यहाँ पे जो लोन लिया गया है डिटेल देनी होगी या डिपॉजिट किया गया है जो कि लिमिट बताई है सेक्शन 269(s) अंदर लिमिट से क्रॉस करता है, तो यहाँ पे आपको उस तरह की डिटेल फर्निश करनी होगी। 2 के अंदर बात करें तो जो डिटेल ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है या डेप्रिसिएशन जो अलाउएबल है, उस तरह की डिटेल यहाँ पे आप दे सकते हैं। उसके बाद 33 के अंदर सेक्शन वाइज डिटेल ऑफ डिडक्शन की डिटेल देना होगा जो कि एडमिशेबल है चैप्टर में और सेक्शन के अंदर। तो 34 के अंदर अगर एसएससी रिक्वायर्ड है टैक्स डिडक्शन के या कलेक्शन के रूप में, उस तरह की डिटेल यहाँ पे उसको फर्निश करनी होगी। इसका है या टीसीएस का है तो यहाँ पे उस तरह की डिटेल फर्निश करेगा। 35 में अगर वो ट्रेडिंग बिजनेस है तो यहाँ पे उस तरह की उसको डिटेल भरनी होगी स्टॉक की, और अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न पर्सन है तो यहाँ पे स्टॉक की इस तरह से डिटेल भरनी होगी। रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, यहाँ पे ट्रेडिंग के अंदर ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर परचेज कितनी थी, सेल कितनी थी, शॉर्टेज एंड लॉसेज कितना है, क्लोजिंग स्टॉक क्या है। और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ओपनिंग स्टॉक, परचेज कितना किया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कंजप्शन कितना किया, सेल कितना किया, क्लोजिंग स्टॉक क्या है, शॉर्टेज एंड लॉसेस कितना है, ठीक है, फिनिश प्रोडक्ट कितना है, तो इस तरह की डिटेल मैन्युफैक्चरिंग देना होता है। उसके बाद 36 के अंदर बात करें, अगर डोमेस्टिक कंपनी का केस है तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है सेक्शन 115O के अंदर, यहाँ पे उस तरह की डिटेल देना होगा। अगर बात करें 36A के अंदर, अगर एसएससी ने रिसीव किया है कोई भी अमाउंट डिविडेंड के रूप में, तो यहाँ पे डिटेल देनी होगी उस तरह की। उसके बाद 37 के अंदर अगर कोई कॉस्ट ऑडिट हुआ है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। कॉस्ट ऑडिट हुआ है तो क्या है का रिजल्ट, डिसक्वालिफिकेशन क्या है, अलाउ क्या क्या चीज़ें हैं। के अंदर अगर कोई ऑडिट कंडक्ट किया गया है सेंट्रल एक्साइज एक्ट के अंदर, तो उस तरह की डिटेल देनी होगी कि क्या डिसक्वालिफिकेशन है। के बाद 39 के अंदर अगर कोई ऑडिट कंडक्ट किया गया है सेक्शन 72A के अंदर फाइनेंस एक्ट के हिसाब से, तो उसकी डिसक्वालिफिकेशन क्या है, तो यहाँ पर डिटेल देनी होगी। 40 के अंदर डिटेल ऑफ रिगार्डिंग टर्नओवर, ग्रोस प्रॉफिट प्रीवियस ईयर के अंदर जो था वो देना होगा कि टोटल टर्नओवर कितना है एसएससी का, ग्रोस टर्नओवर कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, स्टॉक इन ट्रेड कितना है, मटेरियल कंज्यूम या फिनिश गुड्स कितना है। उसके बाद 41 के अंदर कोई डिमांड रेज किया गया या रिफंड इशू किया गया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टैक्स लॉ के अंदर देन इनकम टैक्स एक्ट या वेल्थ टैक्स एक्ट के हिसाब से, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी होती है। जैसे जीएसटी रिफंड हो गया या वैट का रिफंड हो गया, इस तरह का कोई भी रिफंड हुआ है तो आपको डिटेल फर्निश करनी होगी। 42 के अंदर अगर एसएससी को रिक्वायर्ड है स्टेटमेंट फर्निश करना फॉर्म 61 के अंदर या फॉर्म 61A के अंदर, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी होगी, यस या नो। अगर यस है तो आपको यहाँ पे डिटेल फर्निश करनी होगी। उसके बाद 44 के अंदर देना होगा ब्रेकअप टोटल एक्सपेंडिचर का, एंटिटी जो कि रजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी के अंदर, टोटल एक्सपेंडिचर क्या था, सारी डिटेल यहाँ पे फर्निश करना होगा। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ ये इस तरह की डिटेल देनी होती है।
तो ये था फॉर्म 3CD, जिसके अंदर आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में ये सारी डिटेल फर्निश करनी होती है। और मैं अपनी आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे लाइव 3CD फॉर्म भरा जाता है। इस तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ ज़रूर बने रहे दोस्तों। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।